नमस्ते। इस विस्तृत एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है भारत के उद्योग धंधे, लघु, भारी और कुटीर उद्योगों की सरल व्याख्या और लौह इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख उद्योग। हम घर पर चलने वाले पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर विशाल कारखानों और हाईटेक हब तक का सफर तय करने वाले हैं। किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की असली ताकत इन्हीं उद्योगों में बसती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे आज के रोड मैप पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, फिर कुटीर और लघु उद्योग, उसके बाद भारी उद्योग और लौह इस्पात नगर, फिर हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी की और अंत में सूती वस्त्र उद्योग की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, उद्योगों का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था को गहराई से समझने के लिए इसकी बुनियादी नींव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी वस्तु निर्माण उद्योग यानी गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री स्पष्ट रूप से 3 स्तरों में बटी होती है। ये हैं लघु या हल्के उद्योग, भारी या बड़े पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। और यही पदानुक्रम तय करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। दूसरा भाग है कुटीर और लघु उद्योग। बड़े बड़े कारखानों की तरफ बढ़ने से पहले आइए उन बुनियादी उद्योगों पर गौर करें जो अक्सर हमारे स्थानीय मोहल्लों या घरों के अंदर ही चलते हैं। कुटीर उद्योगों की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इनकी अति स्थानीय प्रकृति। मतलब इसमें काम करने वालों को किसी दूर कारखाने में जाने की जरूरत ही नहीं होती। पूरा का पूरा काम घर की 4 दीवारी के भीतर ही स्थापित हो जाता है। आत्मनिर्भरता का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। और अगर इनके संचालन की बात करें तो वैरायटी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सुंदर खादी और हथकरघा बुनने से लेकर बेहतरीन कालीन बनाना और साड़ियों पर बारीक कढ़ाई करना सब इसी में आता है। और बात सिर्फ कपड़ों या सजावट तक सीमित नहीं है, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन भी कुटीर उद्योग ही है। जरा सोचिए, घरों के स्तर पर भी कितनी विशाल आर्थिक गतिविधि पैदा हो रही है। अब जैसे जैसे पैमाना बढ़ता है, लघु और भारी उद्योगों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ दिखने लगता है। एक तरफ है लघु उद्योग, जहां कम पूंजी, कम श्रम और छोटी मशीनें लगती हैं और हल्के कच्चे माल से पुर्जे या वस्तुएं बनती हैं। और दूसरी तरफ है भारी उद्योग, जहां सब कुछ बहुत विशाल है। अत्यधिक पूंजी, मीलों तक फैली जमीन, बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े पैमाने पर उत्पादन। लघु, भारी और कुटीर उद्योगों की ये सरल व्याख्या हमें पूरे इंडस्ट्रियल ढांचे को समझने में बहुत मदद करती है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, भारत के भारी उद्योग। चलिए पैमाने को थोड़ा और बढ़ाते हैं और अपना ध्यान उन विशाल संचालनों की ओर ले जाते हैं जिन्हें चलाने के लिए अपार संसाधनों की जरूरत होती है। भारी उद्योगों की लिस्ट वाकई काफी लंबी और विविध है। एक तरफ हमारे पास एचएमटी और एचईसी जैसे मशीन यंत्र उद्योग है, वहीं दूसरी तरफ इफ्को जैसे विशाल कारखानों में रासायनिक उर्वरकों का निर्माण हो रहा है। और हाँ, देश भर में फैली विशाल चीनी मिलें और बेंगलुरु, कानपुर, नासिक जैसे शहरों में स्थापित वायुयान उद्योग भी इसी दमदार श्रेणी का हिस्सा हैं। इसी विशाल क्षेत्र में हमारे परिवहन और बुनियादी ढांचे का भी निर्माण होता है। चित्तरंजन और वाराणसी में रेलगाड़ी के भारी भरकम इंजन बनते हैं तो पेरंबूर में डिब्बे तैयार होते हैं। इसके अलावा डिगबोई, बरौनी और ट्राम्बे जैसे देश भर में फैले तेल शोधन कारखाने और बड़े पैमाने पर हो रहा सीमेंट उत्पादन, ये सब मिलकर आधुनिक भारत के पहियों को गति दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, लौह इस्पात उद्योग नगर। देखिए, भारी उद्योग की कोई भी चर्चा तब तक अधूरी है जब तक हम आधुनिक बुनियादी ढांचे की असली रीढ़ की बात ना करें, और वो रीढ़ है लौह और इस्पात। भारतीय औद्योगिक इतिहास में साल 1907 एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। यही वो साल था जब झारखंड के जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की नींव रखी थी। सच कहें तो निजी क्षेत्र की इस सबसे बड़ी लौह इस्पात कंपनी ने ही देश के औद्योगिकरण की एक मजबूत नींव तैयार की थी। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो कुछ शहर विशिष्ट भारी उद्योगों के बिल्कुल पर्याय बन चुके हैं, जैसे कि अमेरिका का डिट्रॉइट, जो पूरी दुनिया में मोटर वाहन उद्योग के लिए मशहूर है, और वहीं दूसरी तरफ है रूस का पिट्सबर्ग, जिसे विश्व का सबसे अधिक लौह इस्पात बनाने वाला नगर माना जाता है। वापस भारत लौटें तो लौह इस्पात का ये पूरा परिदृश्य मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है। ऐतिहासिक निजी कंपनियां और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशाल सार्वजनिक संयंत्र।
निजी क्षेत्र में टिस्को और इसको जैसे बड़े नाम हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो जैसे विशाल केंद्र कई राज्यों में फैले हुए हैं। चलिए अब 5वें भाग पर चलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। भारी धातुओं और भट्ठियों की दुनिया से अब थोड़ा गियर बदलते हैं और रुख करते हैं डिजिटल नवाचार का, जो हमारे इस आधुनिक युग का बिल्कुल नया पावर हाउस है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के क्षेत्र में जो विकास किया है वो वाकई अभूतपूर्व है। यह सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। बेंगलोर, पुणे और चेन्नई जैसे दक्षिणी और पश्चिमी शहरों से लेकर नोएडा और इलाहाबाद जैसे उत्तरी शहरों तक ये आईटी हब भारत को तेजी से एक नया वैश्विक तकनीकी केंद्र बना रहे हैं। और ये बात एक बहुत ही शानदार वैश्विक समानता को दर्शाती है। जिस तरह अमेरिका के कैलिफोर्निया में 50 किलोमीटर लंबी प्रसिद्ध सिलिकॉन घाटी दुनिया का प्रमुख आईटी केंद्र है, ठीक उसी तरह भारत में कर्नाटक का बेंगलोर है। यहाँ सर्वाधिक आईटी कंपनियों की मौजूदगी के कारण ही बेंगलोर को गर्व से भारत की सिलिकॉन घाटी का दर्जा दिया गया है। अब आते हैं हमारे आखिरी यानी छठे भाग पर, सूती वस्त्र उद्योग। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक ऐसे उद्योग पर बात करना बहुत जरूरी है जिसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहराई तक बुनी हुई हैं, लेकिन जो आज भी उतने ही बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। वैसे तो सूती वस्त्रोद्योग देश के कई राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता को एक बहुत ही दिलचस्प तुलना से समझा जा सकता है। सूती वस्त्रों के जबरदस्त उत्पादन और प्रसिद्धि के कारण गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेहतरीन सूती वस्त्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध जापान के ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, घर पर कालीन बुनने वाले कारीगर, लाखों टन लोहा बनाने वाले विशाल स्टील प्लांट और कोड लिखने वाले आधुनिक टेक हब, अलग अलग पैमानों वाले ये सभी उद्योग मिलकर एक संपूर्ण और लचीली आधुनिक अर्थव्यवस्था का ताना बाना कैसे बुनते हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि हर छोटा बड़ा उद्योग हमारी प्रगति की कहानी का एक अहम हिस्सा है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।